नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस मुकाम के पीछे अपन पढ़े थे कि बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर बायो क्लास का भूगोल का पेपर होना है, कैसा होगा क्या होगा, उसके लिए अपन पिछले काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे। बहुत ही शानदार और अच्छा पेपर आया था। अकॉर्डिंग सिलेबस से जो अपन ने डाला था, अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट डाला था, बोर्ड बिल्कुल अपने ब्लूप्रिंट के बेस पे ही पेपर तैयार किया था। तो बहुत ही शानदार पेपर रहा। देखा जब बच्चे एग्ज़ाम से बाहर निकले पेपर दे करके, तो सभी के चेहरे पे खुशी की लहर थी, क्योंकि पेपर बड़ा शानदार गया था। अब क्या है इसमें, क्या उसके ऑप्शन थे, किस तरह के पेपर जो है उसमें प्रश्न आए थे, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, उन बिंदुओं पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो आज का जो 2023 का अपना पेपर है, उस पर अपन तो आज का जो पेपर है 2023 का जो अपना भूगोल का जो पेपर हुआ है, उस पर आज अपन चर्चा करेंगे और क्या उत्तर रहेगा। तो पहला जो प्रश्न था अपना वो है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो चार दे रखे हैं यहाँ पे, संसाधन भूगोल, सैन्य भूगोल, लिंग भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो जब आर्थिक भूगोल की बात आती है तो अपन संसाधन भूगोल अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें संसाधन भूगोल सही हो जाएगा। अंग्रेजी के अंदर अपना ये पहला ही ऑप्शन है, जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज जो है, ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा। सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी इज जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, बेसिकली दूसरा प्रश्न जो अपना है वो है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक युग्म पूछ लिए। आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? तो खनिज और नगरीकरण दोनों आर्थिक कारक है। यहाँ पे भूआकृति प्राकृतिक आ गया, मृदा प्राकृतिक आ गया और इसमें जलवायु प्राकृतिक आ गया। तो सही ऑप्शन दोनों कौन सा युग्म सही है? तो इसमें आ जाएगा खनिज और नगरीकरण वाला। यहाँ भी आप समझ गए होंगे मिनरल्स एंड जो अर्बनाइजेशन जो है उसके बारे में, है ना। पेयर ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज, तो यह मिनरल्स वाला पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना है, कुछ फोटोज लेकर के अपना पेपर अपने पास है, कुछ इसी तरह की फोटोज आ जाए। उच्च साक्षरता स्तर का सूचक है। साक्षरता उच्च है तो लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्तर है वो सुधर जाता है। ठीक है, तो इसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये सुधर जाता है। किससे? उच्च साक्षरता स्तर यदि आपके पास है तो ये हाई लिटरेसी लेवल इज एन ए इंडायरेक्टर। क्या इंडिकेट करता है? ये आपके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिकेट कर देता है। अगला प्रश्न अपना है साथियों कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी? तो महबूब उल हक ने, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने। ठीक है, और इनका सहयोग बाद में किसने दिया? अमर्त्य सेन ने सहयोग दिया था, और अवधारणा अमर्त्य सेन से पहले महबूब उल हक ने दे दी थी। अगला प्रश्न है अपना कि फल संस्करण और मिष्ठान है किस पर डिपेंड करता है? तो खनिज, भोजन, पशु और रसायन। तो इसमें भोजन प्रसंस्करण से संबंधित हो गया। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ना, ये ऑप्शन इंग्लिश का इसमें है ही अपना बी सही हो जाएगा। दूसरा है, अगला प्रश्न है कि भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मुख्य रूप से जो मेन सोर्स है प्रदूषण के लिए वो है जैव और जीवाणविक संदूषण। जैव और जीवाणु संदूषण, ऑर्गेनिक और जो बैक्टीरियल कंपोनेंट्स है, मुख्य रूप से वो इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसमें द हो जाएगा। अगला है, इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी संकल्पना किसने दी थी? तो कंवर सेन। इससे महबूब उल हक मानव विकास से संबंधित है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, अमर्त्य सेन मानव विकास से संबंधित है। तो इसमें कंवर सेन बिल्कुल सीधे से ऑप्शन पड़े हैं इसके अंदर। अगला है कि राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो नमामि गंगे। ये अभियान नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने 2015 में चलाया गया था और उसका उद्देश्य था गंगा को साफ सुथरा करना। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट है? एक स्थान विशेष को प्रभावित करता है। तो इसमें जल, वायु और महासागर। तो इसमें ध्वनि जो होती है ना, वो एक स्थान विशेष पर अपना प्रभाव डालती है। ठीक है,
तो नॉइज पोल्यूशन जो है वो एक स्थान विशेष के लिए होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें दे रखा है कि कृषि भूमध्य सागरीय स्तर की विशेषता है, तो यहाँ पर खट्टे फल, ठीक है, मुख्य रूप से खट्टे फलों की खेती की जाती है, ठीक है। और परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के साथ ही आ गई थी। भाप इंजन, कौन सा? भाप इंजन के साथ में परिवहन में क्रांति आ गई थी। बेसिक सा है। तालाबों के चारों ओर विकसित होने वाली बस्ती वर्ताकार प्रतिरूप होता है उसका, क्योंकि चारों ओर गोलाकार प्रवृत्ति में लोग अपने आवास बना लेते हैं। देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना नामक स्थान पर तो मुंबई में की गई थी, महाराष्ट्र के अंदर। और यदि आपको 1854 में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना मुंबई में कर दी गई थी। तो ये ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन था जो घुमा कर दिया है। मुझे भी जब फर्स्ट बार इसको देखा तो कुछ यूँ लगा कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उसका उपयोग करता है। इस लाइन में एक दूसरी लाइन है कि मानव उसका उपयोग करता हुआ, मानव उसका उपयोग करता हुआ, ये पूर्ण लाइन कुछ इस प्रकार से है, करता हुआ सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना करता है, सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना करता है। यदि इस प्रकार से वो लाइन यदि पूरी एग्जामिनर दे देता है यहाँ पे, तो बेसिकली इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती कि प्रकृति अवसर प्रदान करता है, मानव उसका उपयोग करता। तो बेसिक अपन देखें तो ऐसा लग जाता है कि ये तो निश्चयवाद की सी बात लग रही है, लेकिन क्योंकि प्रकृति जिस प्रकार से मनुष्य को अवसर देती है वो उसका यूज करता जाता है। तो लेकिन इसमें ये लाइन आनी चाहिए थी, जब मनुष्य उसका उपयोग करता हुआ सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना करता है, तब ये लाइन इसमें होनी चाहिए थी, लेकिन एग्जामिनर ने यूँ ही समझा। तो जो भी है इसका सही आंसर है संभववाद, यानी जो विडाल्डी लाब्लास की जो अवधारणा है संभववाद, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता था ये, तो उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये संभववाद से संबंधित है। किस विचारधारा से है? तो संभववाद से। यूएनडीपी का पूरा नाम है तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम तो कृषि, पशुचारण, आखेट, संग्रहण, मत्स्यन। कुछ भी दो लिखने थे अपने, ठीक है, तो आप कुछ भी इसमें दो लिख सकते थे। हरियाली, जल संरक्षण से संबंधित एक कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से प्रायोजित है और उद्देश्य है जल संरक्षण से। अगला है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व हो गया प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या, ठीक है। तो यह हो गया घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से एक निश्चित क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वालों की औसत संख्या। मानव विकास के दो उपागम पूछे हैं, तो इसके दो उपागम, एक तो हो गया आय, एक हो गया समता, एक हो गया कल्याण, एक न्यूनतम आवश्यकता। जो भी है, कोई दो लिखने थे, आप कोई भी दो इसमें लिख सकते थे। तो आय और क्षमता लिख दिया आपने, कल्याण लिख दिया, जो भी लिखा है कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की दो मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? तो बड़े पैमाने पर जो विनिर्माण होता है तो उसमें उत्पादन विशिष्ट होता है, यानी विशिष्टीकृत उत्पन्न होता है, बड़े पैमाने पर होता है।
बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तु मुख्य रूप से बनाई जाती है, यानी इसमें एक ही प्रकार का उत्पाद तैयार किया जाता है, तो कई प्रकार की सी विशेषताएं देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। अगला, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसे उद्योग स्वच्छंद कहलाते हैं जो मुख्य रूप से जिनके लिए किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ऐसे उद्योग के लिए किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। ये उद्योग प्रदूषण रहित होते हैं। ठीक है, ये अन्य उद्योगों से प्राप्त कलपुर्जों पर निर्भर होते हैं। एक स्वच्छंद कहलाते हैं मुख्य रूप से। ठीक है ना, इसके लिए भी कोई विशेष कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। वृहद ट्रंक मार्ग, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। ठीक है, और विश्व व्यापार का थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ मैं, विश्व व्यापार का 40% निपटान इसी मार्ग से होता है। ठीक है ना, और विश्व का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अपना इसको वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बना दिया जाए तो नगर की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? तो क्या करेंगे? पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रदूषण मुक्त नगरों करने के लिए कार्य योजना बनाएंगे। नियमों को सख्ती से लागू करेंगे। नियमों को सख्ती से लागू करेंगे। वृक्षारोपण अधिक से अधिक करेंगे। कुछ भी लिख देंगे आप। जन जागरूकता लोगों में फैलाएंगे। यानी किसी भी प्रकार से ये अच्छे जो पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के जो भी कार्य आप कर सकते हो, बेसिकली इसी तरह की योजनाएं जो हैं, क्रियाकलाप आप करोगे तो प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बालिका को संबल प्रदान करना। ठीक है ना, शक्तिशाली बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसको स्वावलंबी बनाना, शिक्षित करना, आत्मनिर्भर बनाना। तो ये प्रमुख उद्देश्य इसके है। ठीक है, प्रवास की 4 धाराएं दोस्तों, प्रमुख रूप से इसकी 4 धाराएं हैं। ग्रामीण से ग्रामीण, नगर से नगर। ठीक है, नगर से ग्रामीण और ग्रामीण से नगर, इस प्रकार का प्रवास 4 रूपों में होता है। इसकी 4 धाराएं हैं। गैरीय नगर कौन से होते हैं? इनको छावनी नगर कहते हैं।
जिनकी स्थापना किसी सैनिक छावनी के कारण होती है। ठीक है, मुख्य रूप से रक्षात्मक दृष्टि से कोई सैनिक छावनियाँ बनी होती है, इस तरह के नगर जो छावनगर कहलाते हैं, गैरिसन कहलाते हैं, जैसे कि अम्बाला कैंट, नशीराबाद। ठीक है, बेसिकली अपन ऐसे नगरों को छावनगर कहेंगे। जैव ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब इन ए ब्रीफ ऑफ बायो एनर्जी। तो जैविक कूड़ा कचरा, जैविक अपशिष्ट कहेंगे इसको, जैविक अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, जो ऊर्जा का अपरंपरागत साधन है। इसके दो प्रकार है, बायोगैस, बायोमास। ठीक है, और मुख्य रूप से जो गंदगी होती है शहर की, इसके अलावा जो कृषि अपशिष्ट होता है, उनसे ऊर्जा प्राप्त करना मुख्य रूप से जैव ऊर्जा से संबंधित है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास का मतलब है, इसको धारणीय विकास भी कहते हैं, टिकाऊ विकास भी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि हम संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपना विकास करने के लिए हम संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो हम संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि हम भावी पीढ़ी को भी ध्यान रखें, कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपना जीवन यापन कुशलता से कर सके। अर्थात संसाधनों का इतना दोहनपन न करें ताकि जो प्राकृतिक रूप से जो बैलेंस है उसको किसी प्रकार का नुकसान हो और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कमी हो जाए। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया विकास है वो टिकाऊ व धारणीय विकास कहलाता है। हवाई पतन का महत्व है, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए वस्तुओं को शीघ्र पहुंचाने के लिए। ठीक है, और बहुमूल्य वस्तुओं को शीघ्र पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में, जैसे कि पहाड़ी और वनों वाले क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए इसका बड़ा महत्व है। हालांकि ये काफ़ी महंगा साधन है, फिर भी इन क्षेत्रों तक अपन पहुंचना चाहते हैं तो इजीली इसके माध्यम से अपन पहुंच सकते हैं। निपटाए गए नौभार के आधार पर पतनों के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, निपटाए गए नौभार के आधार पर पतनों के 3 प्रकार होते हैं। एक तो हो गया औद्योगिक, एक होता है वाणिज्यिक, एक होता है विस्तृत। 3 प्रकार इसके होते हैं। ये तो अपने अधिक मात्रा में जो माल है उसका निपटान करता है। वाणिज्यिक पतन होता है वो भी विशेष रूप से वाणिज्यिक जो माल होता है व्यापारिक गतिविधियों के लिए इसका अधिक उपयोग होता है, उस माल का अधिक निपटान करता है। और ये इन दोनों का मिला जुला, लेकिन इसमें बहुत अधिक मात्रा में, इन दोनों से भी अधिक मात्रा में सामान का निपटान किया जाता है। ठीक है, वैसे अपन लिखेंगे तो टाइम खूब लगेगा, आपको तो समझना है आपने ऐसा लिखा है कि नहीं। एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही क्यों स्थापित करता है? सह कारण होता है। तो इसका कारण है कि गन्ना जो है ना वो भार ह्रास वाला कच्चा माल है। भार
खराश वाला कच्चा माल है। दूर तक उसको ले जाएंगे तो उसमें सुक्रोज की मात्रा सूख जाएगी, तो उससे जो उत्पादकता है साथियों वो गिर जाएगी, उत्पादकता उससे से गिर जाएगी। तो जो उससे उत्पादकता गिरेगी, जो प्रोडक्ट है उसकी लागत ज़्यादा आएगी, और वो जो चीनी बनेगी वो काफ़ी कॉस्टली होगी, तो उसका लाभ नहीं होगा। ठीक है ना। इसलिए गन्ना जो है उससे संबंधित मुख्य रूप से जो चीनी मिलें हैं उसको गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आसपास ही स्थापित किया जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। निर्माण और रखरखाव के आधार पर सड़कों के 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से। महामार्ग यानी नेशनल हाईवे, ठीक है, स्टेट हाईवे, राज्य सड़कें, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। ठीक है, ये 4 इसके प्रकार होते हैं। ये तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो उसके अंडर में मुख्य रूप से रहा रहता है। NHAI जो है उसके अंडर में ये काम करता है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी, और ये इन सड़कों की देख रेख संभालता है। मुख्य रूप से ये लगभग संपूर्ण देश की जो हाईवेज है, नेशनल हाईवेज, उनके बारे में ध्यान रखता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन एक निकाय है। राज्य है स्टेट हाईवे, राज्य सरकार के अंडर में होता है, और राज्य सरकार ही इसकी देख रेख और इसका जो भी इससे इनकम होती है या इसकी देख रेख है, इसकी टूट फूट है, जो भी मरम्मत है वो करती है, निर्माण वगैरह। जिला सड़कें होती है, जिला मुख्यालय को इन हाईवेज से, स्टेट हाईवेज से, नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाती है, और इसका उद्देश्य अंडर भी ये राज्य सरकार के अंडर में रहती है। गांव से गांव जोड़ने के लिए जो ग्रामीण सड़कें हैं वो एक गांव को गांव से जोड़ने के लिए, गांव को तहसील मुख्यालय से जोड़ने के लिए, गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से 2000 के आसपास में इन सड़कों की जो निर्माण है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। एक सड़क का प्रकार और है जो BRO, बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको संचालित करता है। सीमावर्ती सड़कें होती है लेकिन मुख्य रूप से इसके 4 प्रकार हैं। पर्यटन को का लाभ बताते हुए प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक तो इसके मांग, परिवहन और मुख्य रूप से आकर्षण, प्रकृति के आकर्षण है। 3 ये प्रमुख बिंदु है जो इसको प्रभावित करने वाले कारक है कि मांग जिन क्षेत्र में पर्यटन की ज़्यादा होती है उस भागों में पर्यटन जो है काफ़ी फलता फूलता है। परिवहन की सुविधाएं हो, अब बहुत अच्छी पर्यटन के लिए अच्छी जगह होती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए परिवहन की अच्छी सुविधा नहीं होती, तो लोग उस प्रदेश की ओर नहीं जाना पसंद करते। और आकर्षण नहीं हो, प्रकृति में जैसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य हो, पहाड़ी हो, झीलें हो, प्राचीन जो ऐतिहासिक स्थल हो, दुर्ग हो, किले हो, बावड़ियाँ हो, तो आदि यदि देखने के लिए मिल जाते तो उन प्रदेशों को देखने के लिए अपन बहुत अधिक जाना पसंद करते हैं। इसके लाभ क्या है, तो इसका लाभ के लिए इसको देश की जो GDP होती है उसमें बड़ा योगदान होता है। 2 संस्कृतियों का आपस में मिलन होता है, एक संकर संस्कृति का, ठीक है, राष्ट्रीय भावना जागृत होती है, ठीक है, लोगों को आमोद यानी खुशी प्राप्त होती है। कई लाभ इसके हैं, ठीक, मन बहलाने के लिए लोग भी पर्यटन का सहारा लेते हैं, तो कई सारे इसके लाभ है। अपने को 4 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर में तो उसके लाभ लिख दो, 3 इसके पॉइंट ये लिख दो, तो इजीली अपने 4 नंबर क्लियर हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। हाँ, व्यापारिक केंद्र क्या होता है, तो व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं जहाँ से व्यापारिक गतिविधियों का संचालन अधिक होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, हाट बाजार होता है, मुख्य रूप से रेडी वाले होते हैं, जिसको अपन रेडी ठेला कहते हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से लोगों तक सामान है पहुंचाने के लिए फेरी वाले होते हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देते हैं। और जो नगरीय विपणन केंद्र होते हैं, यहाँ जैसे श्रृंखला भंडार होते हैं, जिसको अपन अपनी भाषा में मंडियाँ कहते हैं, उनका उद्देश्य भी क्या होता है, व्यापार नगरीय क्षेत्रों में सामान को जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, बड़े बाजार यहाँ देखने को मिलते हैं जो वस्तु विशिष्टीकृत होते हैं, जहाँ एक ही प्रकार की वस्तुएं मुख्य रूप से एक बाजार में मिलती रहती है, तो अलग वस्तु के लिए अलग बाजार होता है, तो ये वस्तु विशिष्टीकृत भी होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो एक विपणन केंद्र है, इनके बारे में अपन लिख करके इजीली, छोटा सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा नहीं है, 4 पॉइंट लिखे
और पूरे में से पूरे अंक आ गए अपने। चावल की कृषि के लिए तो फसल का परिचय, तो फसल के बारे में, चावल मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल है जो खरीफ की फसल है, ठीक है। और देश के अंदर यदि अपन कहेंगे तो सबसे अधिक चावल है वो उपभोग के खाद्यान्न के रूप में उपभोग की जाने वाली फसल है, ठीक है। और जलवायु दशा में अपन तापमान, वर्षा, मृदा इसकी बात करेंगे तो तापमान इसके लिए खरीफ की चूँकि फसल है तो अपन बात करेंगे इसको मुख्य रूप से 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए तापमान की आवश्यकता इसकी रहती है। वर्षा 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है। जलोढ़ या उपजाऊ मिट्टी जो दोमट मिट्टी है वो इसके लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र, तो यदि अपन भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो उत्पादक क्षेत्रों में अपना उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, ओडिशा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इन भागों में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है, ठीक है। वो ज़्यादा है नहीं इसमें। उसके बाद में मानचित्र कार्य आ जाता है अगले में। तो मानचित्र कार्य के अंदर विश्व मानचित्र में इन स्थानों को आपको दर्शाना है। तो दोनों मानचित्र कार्य अपने दे रखे हैं अपन ने, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो ज़रूर आप उसके माध्यम से यहाँ से इजली है वो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा है नहीं।